मेरी अभी बात हुई थी ज़ाबी अलोंसो के साथ फ़ोन पे और मैंने उसको पूछा कि मैड्रिड का असली डीएनए है क्या? तो फिर मैंने आगे कहा कि मैड्रिड का असली डीएनए तो बड़े नाम, बड़े गोल्स और बड़ा ईगो है। तो ज़ावी हँसने लग गया और उसने मुझे कहा, "बात तो सही है हर्ष, लेकिन अगर तुम एक बात सोचो यहाँ पे, रियल मैड्रिड जो है वो फुल ऑन मैजिकल मोमेंट्स पे बिलीव करते हैं और हम उसी पे खेलते हैं। लेकिन जो आने वाला सीजन है हमारा आगे, उसमें हमको पता चलेगा कि एक टैक्टिकल मैनुअल कैसा चेंज होता है और ज़ाबी अलोंसो कैसे रियल मैड्रिड को ना आगे जाके अपने फॉर्मूला में बैठाकर एक परफेक्ट LHS इक्वल्स टू RHS सॉल्व करके हमें दिखाएगा। देखो, ज़ाबी अलोंसो जो है वो एक फॉर्मर लेजेंड है रियल मैड्रिड का। वो एक करंट मास्टरमाइंड है और वो रियल मैड्रिड का फ्यूचर स्टीव जॉब्स है। अब तुम ज़ाबी अलोंसो को देखो, उसको उठा के जो लाया है मैड्रिड में, वो मतलब ऐसे ही एरे गैरे को नहीं लाए हैं वो लोगों ने। वो लोगों ने उसका पहले पास्ट देखा है। जैसे मैं तुमको बताऊं, थोड़ा पीछे हिस्ट्री में ले चलूं, जब ज़ाबी अलोंसो लिवरपूल में खेल रहे थे तो उन्होंने वहां पे सीखा कि डिफेंस को सीमेंट की जैसा स्ट्रांग कैसे रखते हैं। और उनकी लाइफ में आगे जब मोरिन्यो आया एज अ कोच, तो मोरिन्यो खुद बोलता था कि यू आर ऑन द पिच कोच। तो ज़ाबी भाई पहले से ही टीचर था। और तुम उसको आगे और देखोगे ना कि कार्लो एंचेलोटी के अंदर, कार्लो ने खुद कहा था कि रियल मैड्रिड के अंदर जो ईगोज है, बड़े ईगोज है, उसको कैसे कडल करना है। जैसे अपने बाबू को तुम लबूबू देते हो ना, वैसे एंचेलोटी ने ज़ाबी को सिखाया कि बड़े स्टार्स को टीम में कैसे मैनेज करना है और उसको आगे कैसे पिच पे परफॉर्मेंस निकलवा के लाना है। अब ज़ाबी की मेन MBA जो थी वो हुई पेप के अंडर, क्योंकि पेप के पास उसने सीखा था कि पोजिशनल प्ले कैसे करते हैं। क्योंकि ज़ाबी जो है वो एक क्यूरियस रहता था हमेशा जब वो पेप के अंडर था, और वो एक शार्लक होम्स की तरह बिहेव करता था पेप के लिए, क्योंकि वो हर क्वेश्चन को क्रॉस क्वेश्चन करता था कि ऐसा क्यों होता है। फिर ज़ाबी का करियर को आगे और ले जाऊं मैं, उसको डिग्री मिल गई और उसकी प्लेसमेंट हुई लेवरकुजन में। अब लेवरकुजन में उसने टाइटल फर्स्ट टाइम जीता और उसने लेवरकुजन को, मैं बताऊं ना तुम लोग को, उसने अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल और अनबिलीवेबल, ये तीन चीज बना के रख दिया था बुंडेसलीगा के अंदर। बायर्न म्यूनिच को ना उन्होंने ऐसा साफ करके रखा था, जो डोमिनेंस वो लोग का चल रहा था बुंडेसलीगा के अंदर, वो खत्म कर दिया ज़ाबी ने। अब वो खत्म होने के बाद ये जो मेन पैटर्न था ज़ाबी के सक्सेस का, उसके पीछे का एक छोटा ब्लूप्रिंट मैं तुमको बताता हूँ। वो ब्लूप्रिंट था उसका स्ट्रक्चर, जो 3-4-2-1 का जो स्ट्रक्चर था ऑन द पिच, उसमें वो उसका महाप्लान था कि ऐसे फॉर्मेशन हम सेट करेंगे कि सामने वाली टीम की नींद उड़ा के रख देंगे हम लोग। उसके अंदर मैं तुम लोग को एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो फॉर्मेशन है उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर एक ट्रांसफॉर्मर्स है, एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स जैसा है कि गेम के अंदर गेम चल रहा है। एक सिंपल भाषा में तुम लोग को बताता हूँ, जो बैक थ्री है वो डिफेंडर्स नहीं है, वो स्नाइपर्स है, क्योंकि वो लंबी बॉल फेंकेंगे आगे और गेम को ज्यादातर ज्यादा आगे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, डोमिनेटिव काइंड ऑफ। और तुम उसके अंदर देखोगे, अगर तुम बोलोगे हर्ष भाई अगर ये तीन डिफेंडर्स को किसी ने प्रेस किया, तो अगर किसी ने प्रेस किया तो वो लोग टिकी टाका करके लाइन को ब्रेक करके पासेस आगे रिलीज करते हैं। अब आगे आते हैं हम डबल पिवट्स पर और फुल बैक्स पर। अब इसका मतलब ये है कि जो डबल पिवट्स रहेंगे, जो फोर है हमारे, एक पिवट जो रहेगा वो डिफेंस को एज ए शील्ड के सामने पहली दीवार बन के खड़ा रहेगा, और दूसरा पिवट जो है वो ऑर्केस्ट्रा बचाएगा, जो गेम को कंट्रोल करेगा टेम्पो से और उसके अलग अलग फ्लूइड पासेस से, उसके फर्स्ट टचेस से, तो गेम आगे प्रोग्रेशन में रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ये पॉइंट आता है कि जो दो नंबर 10 है उनका मेन रोल है क्या, वो ना ही विंगर्स है और ना ही स्ट्राइकर्स है गाइस। और वो जो दो नंबर 10 है ना, वो लोग हाफ स्पेसेस में भूत की तरह घूमते हैं और उनका काम एक ही था पिच पे, कंफ्यूज करो, क्रिएट करो और सामने वाली टीम की गांड मार दो। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि दे वर नॉट स्ट्राइकर्स एंड दे वर नॉट विंगर्स एज वेल। लेकिन ये जो टैक्टिकल जुगाड़ है जाबी अलोंसो का, ये टैक्टिकल जुगाड़ को इंप्लीमेंट करने के लिए इंटेलिजेंट प्लेयर्स चाहिए, राइट। और रियल मैड्रिड में इंटेलिजेंट प्लेयर्स तो भर भर के गाइस, इतना इंटेलिजेंस है, मतलब मैं क्या बताऊं, IIT के टॉपर्स कुछ नहीं कर सकते इनके सामने, इतना इंटेलिजेंस भरा पड़ा है। और तुम मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो बैक थ्री का सिस्टम है ये रियल मैड्रिड के लिए प्रूवन रहेगा कि नहीं।
देखो, आई नो, मुझे पता है, हम लोगों ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप में देखा है बैक थ्री खेलते हुए, लेकिन जब अच्छी टीम्स आई, वो बैक थ्री पे वो जो दो लोग हैं, असेंसियो और रूडिगर, उन्होंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं और उसकी वजह से टीम को बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। तो मुझे कमेंट करके तुम लोग ही बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है, बैक थ्री का सिस्टम रियल मैड्रिड में चलेगा कि नहीं। आगे जो है हम बात करते हैं ये सिस्टम रियल मैड्रिड में कैसे फिट होगा, ठीक है। अब देखो, मैं पहली बात करता हूँ जूड बेलिंगम की। बंदा वापस आ गया है, उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और वो ट्रेनिंग में भी आज सब लोग आ चुके हैं, तुमने इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह देखे होंगे ऑफकोर्स। तो जूड बेलिंगम जो है वो परफेक्ट नंबर 10 का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसको ज्यादा डिफेंसिव काम करना है नहीं, ज्यादा घूमी घूमी कुछ है नहीं पिच पे, बॉल मांगना है, गोल स्कोर करना है, बॉक्स टू बॉक्स घूमना है, ज्यादा दिहाड़ी वाला काम उसके लिए है नहीं पिच पे। तो वो एक मिडफील्डर स्ट्राइकर जैसा खेल सकता है जाबी अलोंसो के प्लान के अंदर। अब बात करते हैं हमारे कछुए और विनीशियस की। देखो, ये दो प्लेयर ना ट्रेडिशनल विंगर्स है। तुम ट्रेडिशनल विंगर्स को मॉडर्न विंगर से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? देखो, ट्रेडिशनल विंगर्स जो है वो विंग पे ही खेलते हैं, बॉल लेके भागते हैं संडे फुटबॉल की तरह और अंदर क्रॉसेस डालेंगे, राइट। जो मॉडर्न विंगर्स है ना, जो जाबी अलोंसो के प्लान के अंदर बैठने वाले हैं, वो स्ट्राइकर की तरह काम तो करेंगे, लेकिन 1v1 सिचुएशन क्रिएट करके, जैसे एक विंगर अंदर जाएगा और दूसरा वाइड जाएगा। ये अंदर और वाइड जाने का रीजन ये है कि डिफेंसेस स्प्लिट हो जाएंगे, उसके वजह से 1v1 सिचुएशन बनना बहुत इजी है किलियन एम्बापे के लिए और विनीशियस जूनियर के लिए, बिकॉज दोनों के पास एक्सप्लोसिव पावर बहुत है, तो वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक डिफेंडर को ऑन पेस। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे विंगर्स। ये विंगर्स जो है फुल बैक, जैसे कि हमारे लेफ्ट पे फरहान गार्सिया या फिर अल्फांसो डेविस, कोई भी खेलेगा, और राइट पे हमारे पास ट्रेंट है। तो ये जो विंगर्स है, ये स्ट्राइकर्स की तरह काम करते हैं जाबी के लिए, और ये एक बेसिक और परफेक्ट चेस मूव है उसका। जहां पे तुम देखोगे ना यार कि उसके लेवरकुजन में ना यार जेरेमी फ्रिंगपोंग और उसका जो दूसरे तरफ बंदा था, वो लोग मैक्सिमम गोल स्कोर करते थे एज ए डिफेंडर्स। तो ये जो टैक्टिकल मूव है, इट इज वेरी गुड, बट मैड्रिड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना इज अ टास्क। अब सबसे बड़ा चैलेंज जाबी अलोंसो के लिए एक ही चीज आता है कि रियल मैड्रिड जो है ना, मेरी टीम जो है ना, वो टैक्टिकली ज्यादा अब अच्छी है नहीं। मतलब मैड्रिड में टैक्टिक से ज्यादा ट्रेंडिंग रील बहुत चलता है, अगर मैं सच कहूँ तो। इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज्यादा है मेरी टीम के अंदर। तो मेन प्रॉब्लम ईगो इश्यूज है जो रियल मैड्रिड में किलियन एम्बापे और विनीशियस जूनियर को लेके हो रहा है। देखो, मैं ये चीज बोलता हूँ कि विनीशियस और किलियन एम्बापे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन विनीशियस ने हम लोग को चैंपियंस लीग जिताया है, एंड ऑफकोर्स किलियन एम्बापे उसके बाद अगले सीजन आए हैं। तो एक प्लेयर जो चैंपियंस लीग हमें जिता कर लाया है, उसके पास ऑफकोर्स एक फीलिंग रहेगा, एक ऑरा रहेगा और एक ईगो भी रहेगा कि मैंने जितवाया था। और किलियन एम्बापे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स। अब वो आके स्पॉटलाइट खा रहा है, तो विनीसियस को तकलीफ थोड़ा तो होगा ना, ऑफकोर्स होगा। तो अब इसके अंदर ये ईगो मैनेजमेंट जो है, ये कार्लो एंजेलोटी के अंदर जाबी ने बहुत अच्छे से सीखा है। जब जाबी एज अ प्लेयर थे और कार्लो कोच था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है। तो ये बैक थ्री का जो डिफेंसिव लाइन है मैड्रिड के अंदर, ये तुमको एक्चुअल में थोड़ा मतलब नया दिख सकता है। और मैड्रिड का जो जो स्पेन है हमारी, जहाँ पे रियल मैड्रिड है, वहां की एक डिक्शनरी मैंने देखी थी, उस डिक्शनरी के अंदर जो पी सेक्शन होता है, पी, वहां पे पेशेंस वर्ड नहीं है। वो डिक्शनरी में पेशेंस वर्ड डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि रियल मैड्रिड में भी पेशेंस है। अब मीडिया जो है, हम 2 गेम हार जाते हैं तो तीसरे पे मीडिया एक ही चीज बोलती है कि इस प्लेयर को निकाल दो, ये किसी काम का नहीं है, कोई नया खरीद के लाओ। मतलब मीडिया को भी अच्छे से पता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, प्लेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और हम जब जो मर्जी हम वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाबी अलोंसो को बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा। उसको ना मतलब लोखंड के नस चाहिए होंगे, और उसकी जुबान पे ना एक सोने का परत चाहिए होगा, जहाँ पे वो ऐसे हेवी सिचुएशन जहाँ पे मीडिया क्रिटिसाइज कर रहा होगा एक लॉस के बाद, जैसे अभी पीएसजी में हमने देखा 4-0 से हारे थे हम लोग। तो जाबी अलोंसो को ये चीज ऑफ द मैच बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, और उसकी जो टैक्टिक्स है वो रियल मैड्रिड के अंदर हमें इम्प्लीमेंट होते हुए दिखेगी तो सही, बट ये ईगो प्रॉब्लम जो है वो उसको बहुत अच्छे से डील करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जाबी अलोंसो एक ऐसा कोच है ना यार, जो आया है अब एक केओटिक टीम को ना वो एक डिसिप्लिन देगा। जो प्लेयर्स फ्रीडम से खेलते हैं, विनीशियस और एम्बापे, उनके ऊपर वो जुरिस्डिक्शंस लगाएगा अलग अलग कि तुमको ये करना है, वो करना है। और इंडिविजुअल स्टार्स को, जैसे जूड बेलिंगम हो गया, फेदे वैलवर्दे हैं, वो लोग कलेक्टिव एफर्ट्स डाले ताकि वो टीम का जो मेन मोटिव है मैच जीतना, वो कंप्लीट हो सके।
लेकिन ये सिर्फ एक कोचिंग का चेंज नहीं रहेगा रियल मैड्रिड के अंदर, क्योंकि ये कल्चरल शिफ्ट है। मैड्रिड को ऐसा खेलना पसंद है ही नहीं, है ना। हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस और वो मैजिकल मोमेंट्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, एंड पता नहीं हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी वैसा बन जाता है ताकि हम वो मैजिकल मोमेंट अचीव कर पाए। तो एक सवाल यहाँ पे ये आता है, या फिर जाबी अलोंसो ये सीजन क्या हमारे लिए ट्रॉफी जीत के लाएगा, या फिर वो एक ट्रेंड बन के किसी की स्टोरी के हाईलाइट पे जाके रुक जाएगा। और देखो, हमारे पास आर्किटेक्ट तैयार है, हमारा प्लान बन चुका है। अब सीजन शुरू होने वाले कुछ दिनों में तो हमको पता चलेगा क्या बिल्डिंग बनने वाली है या फिर डिमोलिशन चालू होने वाला है। ये आप लोग को और मैं दोनों साथ में बैठ के लाइव स्ट्रीम पे देखेंगे। और चैनल पे नए हो तो तुम सब्सक्राइब कर देना, उसको लाइक कर देना, एंड ऑफ कोर्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।